बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी गेम शुरू हो चुकी है। शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है। सेनेट की तरफ से इलेक्शन इल्तवा की करारदाद सादा मामला नहीं है, बल्कि उसके बाद एक और बड़ी खबर ने मजीद चेमगोइयों में इजाफा कर दिया है। तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान का द इकोनॉमिस्ट के अंदर छपने वाले मजमून ने एक तरफ सरकार को हिला दिया है और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी इसके डंके बजे हुए हैं। बहुत ही आम डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। और आरओ ने जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा किया गया है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, बड़ा दिलचस्प है और ये एक नमूना है। बाकी जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनके हवाले से ये आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और 9 मई के बाद और 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो एक क्रैकडाउन शुरू किया गया था और 9 मई की आड़ में जिस तरह पाकिस्तानियों को इसका निशाना बनाया गया, खवातीन को, मर्दों को और हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, लेकिन तवक्को थी कि लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां थी और टाउट किस्म के लोग इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर जबरदस्ती काबिज हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमतें हैं, यानी वो तो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ही वफाक के अंदर भी निगरान हुकूमत की सूरत के अंदर एक कब्जा है पाकिस्तान पर, जिसकी ना आइन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। लेकिन काजी साहब के आने के बाद ये वैलिडिटी बढ़ी है। फिर जो सारा खेल हुआ है वो आपके सामने है। तो तमाम मंसूबे नाकाम हुए हैं। अवाम के दिल के अंदर अब इमरान खान दाखिल हो चुका है। उसको निकालना मुमकिन नहीं है जब तक सारे लोगों को चीर ना दिया जाए, दिल ना चीरे जाए। तो ज़ाहिर है वो इजहार उसका सोशल मीडिया के जरिए रोज हो रहा है। इस चीज ने परेशान किया हुआ है। इलेक्शन से भागना है, वो चीजें अपनी जगह, लेकिन आप देखिए कि आरओ जो बनाए गए उन्होंने किस तरह स्क्रिप्टेड फैसले दिए। स्क्रिप्ट दिया गया, बंदे का नाम डाला और कोई वजह बना के उसको आउट कर दिया। अब यहां पर जो है इस्लामाबाद के अंदर जो इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल है, ये एपलेट ट्रिब्यूनल है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वो जो इलेक्शन के बाद जो समातें होती हैं रिजल्ट के हवाले से, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है, ये एपलेट ट्रिब्यूनल होता है। और इस हवाले से कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद बड़ी गलती की है एक नोटिफिकेशन के अंदर, कि उनको ये भी नहीं पता था कि ये अभी एपलेट ट्रिब्यूनल है और जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अभी बाद में बनने हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ब्लंडर कल किया था। अब ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, इसके अंदर 3 हल्कों से 55 अपीलों पर फैसला सुनाया गया जो तमाम मंजूर कर ली गई हैं। अंदाजा कर लें, 55 अपीलों पे जो फैसला सुनाया गया है इस्लामाबाद के अंदर, 55 के 55 अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, चूंकि उनके अंदर कोई ग्राउंड ही नहीं थी। बस सिर्फ ये था कि कागजात मुस्तरद करने हैं। अब बेचारों ने नौकरी भी वजानी है। अब दिलचस्प एक मामला जो है वो सामने आया है और ये असल में मॉडल है पूरे पाकिस्तान के उन आरोज का। रिटर्निंग अफसर की जानब से इस्लामाबाद में 3 प्लाट रखने के एतराज पर एक नौजवान उम्मीदवार सामने आया है। रिटर्निंग अफसर ने इस्लामाबाद में उसने कहा कि मेरे 3 प्लाट निकाल लिए हैं, ना मेरे प्लाट है, ना ही मैं जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जानता हूं कहां है। मैं सोच रहा था शायद ये सोसाइटी कहीं कश्मीर में है। NH-46 से आजाद उम्मीदवार हैं जी हमजा अली हारून। अब ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि इस्लामाबाद के इस 3 प्लाट और फिर उनको छुपाने का ये इतराज लगाया गया। और फिर जो आरओ साहब है उनको जब पूछा, जाहिद साहब ने बताएं यार ये इनके 3 प्लाट, वो कहते हैं ही नहीं, ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है अगर उन्होंने छुपाए हैं। तो उन्होंने कहा मैंने गलती से आपके खाते में जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 3 प्लाट डाल दिए थे। रिटर्निंग अफसर का इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने ये आज ऑफिशियल जवाब आया है। ये मॉडल है जी, 3 प्लाट हैं उसके खाते में डाल दिए हैं चूंकि कागजात मुस्तरद करने हैं। अब ये जो मामला है ये सारी चीजें वहां पे पहुंची हैं और ये असल खेल होता रहा है। अब इसी तरह जरताज गुल हैं, उन पर जो है वो डीजी खान के अंदर एक मुकदमा कायम किया गया है। वही पुराने हथकंडे, वही ड्रामेबाजियां, वही झूठ बोगस, यानी वो के लेन देन का मामला है। और वो जी जरदाज गुल दे नहीं रही थी पैसे, इन्होंने नौकरी का जानता दे के इतने पैसे बटोर लिए। तो ये वही खेल जो है वो पुराने हो रहा है। अब ये जो सारी सूरत हाल है जो इमरान खान की तरफ से
एक लिखा गया ये जो आर्टिकल था द इकोनॉमिस्ट के अंदर छपा, उसने आग लगाई हुई है, परेशानी है हर तरफ। उसके अंदर जो पॉइंट्स उन्होंने रखे, किस तरह रियासती जबर हो रहा है, किस तरह तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह मईशत की बर्बादी की गई, अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने उनकी हुकूमत को जो है वो गिराया, और ये सारी चीजें, और निगरान कब्जा ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है, ये सारी चीजें उसके अंदर तफसील के साथ इसकी तरफ वादे अंदाज में और कुछ इशारा तक बातें उस मजमून के अंदर की गई हैं। अब ये आलमी सतह पे ये मजमून लिखना, नुसरत जावेद सीनियर साफी हैं, वो कहते हैं ये मामूली बात नहीं है। इमरान खान ने पूरी आलमी बरादरी के सामने अपना मुकदमा रखा है और लोगों को बताया है कि अमेरिका का क्या किरदार है। जेल से एक बंदे ने ये लिखा है। इस चीज ने हुकूमत को बुखलाहट का शिकार किया है। मुतनाज़ तरीन पाकिस्तान की तारीख के जो इस वक्त एक इंतहाई यानी क्या उसको बंदा कहे, मुर्तजा सुलंगी, कुछ लोग तुलंगी बोलते हैं लेकिन ये सुलंगी है, तो ये जो है वो इन्होंने आज वजीर इत्तलात बने हुए हैं, ये निगरान वजीर इत्तलात है। अब ना तो इनको निगरान कहा जा सकता है, ना इनको कब्जा इत्तलात कहा जा सकता है। कुछ भी बोलेंगे तो फिर ये बोलेंगे। उन्होंने इस पर रद्द अमल का इज़हार किया और इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है उसको लिखा है। इतनी परेशानी हुई है, वो कहते हैं कि द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को मुबैना तौर पर इमरान खान की जानब से तहरीर करदा आर्टिकल के बारे में लिखा जाएगा। और असल मामला यह है कि द इकोनॉमिस्ट ने यह लिखा है कि ये इमरान खान ने खुद से मजमून नहीं लिखा, बल्कि उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये मजमून भेजा है। यानी इकोनॉमिस्ट ने जो आलमी जरीदा है उसने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को इमरान खान ने कबूल करके वो नुक्ता नजर जो है वो रवाना किया जा रहा है। अपने अल्फाज जो कागज थे उस पर लिखा और अपने वकला के जरिए वो बाहर आए। अब यहां पे जो है आइंदा ये और एहतियात करेंगे, कॉपी पेंसिल कोई चीज ना दे। अब यहां पे जो है वो लिखते हैं मुर्तजा सुलंगी, ये बात हैरान और परेशान कुन है। ये उन्होंने द इकोनॉमिस्ट को लिखा है। हुकूमत पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है उस आलमी जरीदे को। ये बात हैरान और परेशान कुन है कि मीडिया के एक मुअज़्ज़ज़ इदारे ने एक ऐसे फर्द के नाम से मजमून शाया किया जो जेल में और उसे सजा हो चुकी है। इखलाकी मेयारात को बरकरार रखना और जिम्मेदाराना सहाफत को फरोग देना इंतहाई जरूरी है। यार ये तुलंगी टाइप बंदा जो है ये अब बता रहा है सहाफती अखलाकियात क्या होती है, ये अंदाजा करें। हम जानना चाहेंगे कि द इकोनॉमिस्ट की जानब से मजमून की इशाअत के हवाले से अदालती फैसला कैसे किया गया, मवाद की कानूनी हैसियत और एतबार के हवाले से किन बातों को मद्देनजर रखा, क्या द इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के किसी और हिस्से से जेल में बंद सियासतदानों के घोस्ट आर्टिकल शाया किए? अगर जेल में बंद मुजरम मीडिया को लिखने के लिए आजाद होते तो वो अपनी यकतरफा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा इस मौका का इस्तेमाल करते। 2 टके का आदमी है और बहरहाल वजीर चूंकि बना दिया गया है तो इसका अब टका भी बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया इन तलंगों ने टके से भी हल्का कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये चल रहा है। अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो शहर इख्तदार के अंदर एक हलचल है। वो जो सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर हुई, जो मरियम औरंगजेब है यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनका अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं ट्वीट नहीं आया। लेकिन मरियम औरंगजेब उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून का 2 टोक फैसला है, 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम 8 फरवरी को अपनी राय का हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला करेगी। अच्छे दिनों के आगाज को वोट फिर नवाज शरीफ को बेहतर कल बनाए मिलकर, ये उन्होंने मौकफ दिया। लेकिन देखते हैं नवाज शरीफ, अभी तक तो नवाज शरीफ और उनके बयान आ जाने चाहिए थे, उनको पढ़ जाना चाहिए था जिन्होंने ये करारदाद मंजूर किया। लेकिन नहीं, मरियम औरंगजेब के जरिए तासर यही देना है एंड तक कि इलेक्शन मुलतवी हम करवाने के हक में नहीं है और मुमकिन है ना हो, चूंकि उनको ये हो कि गेम उनके हाथ से भी निकल गई है, चूंकि नफरत है। लेकिन ये वही लोग हैं जब खैबर पख्तूनख्वा और कौमी इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए और ये कब्जा माफिया बनकर इन्होंने हुकूमत की, उस वक्त जरा इनकी फुर्तियां देखिए। ये इसका नून इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा। आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी, वो भी काम कर रहे तो मुल्क को इस क्वागमार से निकाल। ठीक है, ये बंदा इसहाक डार है जिसने बेड़ा गर्क किया मुल्क का। वो कहता था 3-4 महीने और हो गए, खैर है, ज्यादा कब्जा किया उन्होंने
اقتدار پہ قابض رہے، پھر نگران آئے اور وہ قابض ہو گئے. یعنی بے آئین ملک یہ ایسا چل رہا ہے، اور بے آئین ملک کا قاضی وہ یہاں پہ وکیل، اس کو زیادہ ٹینشن ہے، وکالت وہ کر رہا ہے. اب یہاں اس سے جو بڑی معاملہ ہوا ہے وہ ایک اور ہوا ہے، وہ یہ جو سینٹ کی قرارداد منظور ہوئی ہے، یہ قرارداد سے بھی بڑی خبر ہے اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے. وہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کی قرارداد منظور ہوئی ہے، روز قراردادیں منظور ہوتی ہیں، اس کے نوٹیفیکیشن بڑی لیٹ جا کے جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں، لیکن آج اس کا فوری نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن، اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن تمام اداروں کو پہنچایا گیا ہے. یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بڑی گیم ہے، یہ چھوٹی گیم نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ پری پلانڈ. اب اس میں حامد میر اور باقیوں نے، حامد میر کہتے ہیں کہ مجھے چند سینیٹرز نے بتایا کہ جو نگران وزیر اعظم ہے یا قابض وزیر اعظم، اس نے بتایا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے. یہ حامد میر کا دعویٰ ہے. صدیق جان صاحب کی وہ خبر درست نکلی کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کر رہے ہیں، یہ اداکاری ہے، ڈرامے بازی ہے، جو بھی کہیں. الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے کیونکہ کروانے والے نہیں کروانیں گے. یہ اصل معاملہ ہے. اب یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے، سینٹ سیکریٹریٹ نے قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. نوٹیفیکیشن جوائنٹ سیکرٹری سینٹ سیکریٹریٹ نے جاری کیا ہے. قرارداد کی منظوری کی کاپی صدر، وزیر اعظم، الیکشن کمیشن، وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو ارسال کی گئی ہے. الیکشن کمیشن ملکی صورتحال کے پیش نظر فوری الیکشن شیڈول کو تبدیل کرے. یہ کہا گیا سینٹ سیکریٹریٹ کی وزارت پارلیمانی امور کو فوری کارروائی کرنے اور 2 ماہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اب یہ وہ تو سینٹ پارلیمانی امور ہے، چلو وہ اور بات ہے. اب یہ فورن نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کا یہ افسر ہوتا ہے، یہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، جو جس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ وہی بندے ہیں جنہوں نے صدر کے وہ نوٹیفیکیشن ادھر ادھر کر دیے تھے. یہ سرکاری ملازم جن کے پیچھے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہو تو یہ فوراً نوٹیفیکیشن نکلتے ہیں. یہ ویسے اتنی جلدی میں نوٹیفیکیشن نہیں نکلتے، یاد رکھیں. اب اس کے پیچھے معاملہ جو ہے وہ بڑا کنفیوزڈ ہے. اس وقت ریڈ زون کے اندر بتایا گیا ہے، قمر میکر صاحب ہمارے دوست ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے، انہوں نے خبر دی ہے، کورٹ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے بتایا ہے، اور آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ ریڈ زون کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو اس وقت ملک کی حالات ہے سیل کر دیا گیا ہے. عام لوگوں کو اب وہاں پہ داخلہ مشکل ہے. ظاہر ہے ہائی وہ ایریا ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے. خطرات چونکہ ملکی سیکیورٹی کے اس طرح کے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ساری چیز ہے. اب یہ حالات اپنی جگہ ہیں، لیکن نوٹیفیکیشنز کا فوری طور پہ تمام اداروں کو بھیجنا، یہ قرارداد کے بعد کی اس سے بھی بڑی خبر ہے جو اشارہ دے رہی ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ الیکشن ملتوی کروانا ایک گریٹر گیم ہے. لیکن اب قاضی صاحب کے ساتھ ہے یہ قوم. اگر وہ آئین اور قانون کے ساتھ قاضی صاحب کھڑے ہو جائیں، قوم ساتھ ہے. الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے. تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے، اور جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہو. لیکن اگر جن اداروں نے سیکورٹی دینی ہے، جن اداروں نے پیسے دینے ہیں، جن اداروں نے جو پہلے بندیال صاحب کے دور میں ہوا، اور کتنے بے شرم لوگ ہیں وہ، ذرا ان کو پہچانیے. جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات کا وقت تھا تو یہ جسٹیفائی کر رہے تھے، جمہوریت کا قتل کر رہے تھے صحافت کے اندر بیٹھ کے بھی. اب وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں جب آپ نے پہلی ایک حرام کھایا اور جائز قرار دے دیا، تو اب راستہ آپ نے کھولا اور اب آپ بڑے جمہوریت پسند بن رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہوئے تو یہ ہوا. الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آپ کو تو حق ہی نہیں ہے. آپ بے شرمی جو آپ نے کی ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے آپ اس پہ بولے. تو جس طرح اس وقت عمر عطا بندیال اور عمران خان کے بغض اور نفرت میں اندھے ہو کے تم نے آئین شکنی اور بوٹ پالشی کا کردار ادا کیا، اب آپ تو نہ بولیں تو اچھا ہوگا. یہ ایک طبقہ ملامتی ہے جس کے حوالے سے میں بات کرتا رہتا ہوں. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.